बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल सादिया अफसार। थर्सडे नाइट को वाइट हाउस की तरफ से ये बताया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जो अमरीकी सदर हैं ट्रंप, उन्होंने ये तय किया है कि 2 हफ्ते तक हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे। और उसमें ये बताया गया कि जी सूरत हाल को देख रहे हैं और चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, 2 हफ्ते तक मज़ीद डिलिब्रेशंस इस मामले पे चलेंगी, इसलिए हमने इस जंग में इन्वॉल्व होने का या डायरेक्टली ईरान पर हमला करने का जो फैसला है प्रेसिडेंट ने 2 हफ्ते के लिए मौखर किया है। लेकिन एक अमरीकी सहाफ़ी हैं, अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी हैं और दुनिया भर में वो अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स की वजह से जाने माने जाते हैं, सेमोर हर्श। उन्होंने जो अमरीकी प्लान है वो लीक कर दिया। कुछ घंटे पहले उन्होंने एक रिपोर्ट में ये बताया है कि अमेरिका ने अगले वीकेंड पे ये तय कर लिया है कि वो ईरान पर हमला करेगा। और जो सेमोर हर्श हैं, उन्होंने अपने इजराइल के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी जो बहुत क्रेडिबल सोर्सेज हैं उनको कोट करते हुए बताया है। ये रिपोर्ट कहा गया कि जी व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, दिस वाज द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट। और उसमें वो अपने दोनों ममालिक में क्रेडिबल सोर्सेज को कोट करते हुए कहते हैं कि ये तय हो चुका है कि अमेरिका ईरान पर अगले वीकेंड पे हमला करने जा रहा है। अब अगले वीकेंड का इंतज़ार क्यों किया जा रहा है उसकी भी आगे उन्होंने वजाहत दी है और बताया है कि ये जो चंद दिन का गैप है, मार्जिन है, ये क्यों रखा गया है। पहले तो रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि जनाब ये सुप्रीम लीडर जो हैं ईरानी आयतुल्लाह अली ख़ामेनी, उनको निशाना अगर बनाते हैं, उनको कत्ल किया जाता है तो उसके बाद के हालात क्या होंगे, इस पे कोई प्रैक्टिकल सोच अमेरिका के अंदर या जो डिसीजन मेकिंग सर्कल्स हैं उनके अंदर नहीं पाई जाती है। और ये भी कहा गया उनकी रिपोर्ट के अंदर कि अगर आयतुल्लाह ख़ामेनी ईरान छोड़ के, अपना मुल्क छोड़ के कहीं बाहर चले जाते हैं तो चलें हालात कंट्रोल में आ जाएंगे, लेकिन ये होगा कैसे, इस बारे में कोई वजाहत नहीं आ रही है या इस बारे में सोचा नहीं जा रहा है। क्योंकि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के बहुत चाहने वाले हैं ईरान के अंदर, बहुत लोग उनसे मोहब्बत रखते हैं। उनको कैसे हटाया जाएगा ये वो कहते हैं कि जिससे फितना बता सकता हूँ कि कोई अमली इक़दाम इसके बाद की सूरत हाल पर अमेरिका के अंदर फिलहाल सोच की हद तक भी नज़र नहीं आ रहा। फिर रिपोर्ट में मज़ीद लिखते हुए सेमोर हर्श वही बात करते हैं जो हम अपने एनालिसिस में आपको बता रहे हैं काफ़ी टाइम से कि रिजीम चेंज ही असल टारगेट है। न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाना या कुछ और करना, ये चीज़ें एक्सक्यूज़ के तौर पे तो उस वक्त इजराइल ने इस्तेमाल की जब उन्होंने हमला किया। और इजराइल भी ये जानता है कि अगर वाकई में हमने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाना है जो ज़मीन में कई 100 फुट नीचे हैं, तो वो सिर्फ अमरीकी बॉम्ब ही कर सकता है, अमरीकी हथियार ही कर सकता है। ये इजराइल के बस की बात नहीं है। इंतज़ामिया जो है अमेरिका के अंदर और इजराइल के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ रिजीम चेंज चाहते हैं। वो आयतुल्लाह ख़ामेनी को यहाँ से हटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जनाब किसी तौर पे ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना कर सके। और ये बात तो ऑब्वियसली इजराइल और अमेरिका के अंदर तमाम लोग जानते हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस खुद इस बात की तायद करती है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से बहुत दूर है, अभी उसको इस्तेमाल करना तो काफ़ी दूर की बात है, वो तो मामला ही अलग है। अभी तक उनके पास ये सलाहियत ही भरपूर अंदाज में नहीं आई है। अच्छा, ये जो वीकेंड वाली कहानी है वो ये है कि जनाब वो चाहते हैं वीकेंड पे हमला किया जाए। ये अमेरिकी सदर का प्लान मैं बता रही हूँ और जो सेमोर हर्श कोट करते हैं। और क्योंकि जब मंडे को वॉल स्ट्रीट में ट्रेडिंग का आगाज़ होगा तो तब तक वो वीकेंड वाली बमबारी का, वीकेंड वाले हमले का इफ़ेक्ट जो है वो काफ़ी कम हो चुका होगा। अब ये बात किस हद तक सही है, कितनी रियलिस्टिक अप्रोच है, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि उसका इफ़ेक्ट जो है वो मंडे तक ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी जंग है। ये वो खित्ता है मशरिक़ वस्ता जहाँ पे सूरत हाल ऐसी पैदा कर दी गई है इजराइल की तरफ से कि आप यहाँ से एक और आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग का भी आगाज़ देख सकते हैं। ये बाकायदा तौर पे उसके लिए भरपूर एक मैदान तैयार हो चुका है। अच्छा, अब मज़ीद चलिए,
जो प्लान है उसमें ये कहा गया कि जी फोर्डो जहाँ पे ईरान की सबसे बड़ी एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूजेस की साइट जिसे बोला जाता है, यहाँ पे अगले वीकेंड अमरीकी बमबारी शुरू की जाएगी, यानी यहाँ से आगाज़ किया जाएगा। और जो अमरीकी बमबारी है वो बंकर बॉम्ब से की जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा गहराई तक तबाही फैलाने की ताकत रखते हैं। और अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर वो आपने इतनी गहराई में जाके ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाना है तो वो वेपन सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका के पास है। प्रेसिडेंट ट्रंप, उनकी तरफ से उनके तर्जुमान ये बार बार कह रहे हैं कि 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिमोर हर्श अपनी रिपोर्ट में जो वो अपने सोर्सेस को कोट करते हुए बता रहे हैं। फिर अब ये जो डिले है उसमें जो बुनियादी चीज़ है, आप जानते हैं कि अमेरिका की बहुत ज़्यादा मिलिट्री बेसेस हैं और वहाँ पे मिडल ईस्ट के अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमरीकी एसेट्स मौजूद हैं, मिलिट्री एसेट्स मौजूद हैं। सो उनको वहाँ से कहीं और अगर शिफ्ट करना है या अपनी उन मिलिट्री बेसिस के ऊपर मज़ीद दिफा को मजबूत करना है, अमरीकी बेसिस की और तैयारी बढ़ानी है, तो वो वाला टाइम जो है वो मिल जाएगा। सो बेसिकली टाइम गेन करने के लिए किया गया है। और आपको ये भी मैं बताती चलूँ कि इस वक्त अमेरिका के 2 दर्जन एयरफोर्स बेसेस और नेवल पोर्ट्स जो हैं वो ईरान के मिसाइल्स के निशाने पे हैं। और अगर ईरान चाहे उन मिलिट्री बेसेस को अटैक करना तो ईरान आज ही कर सकता है। अच्छा जी, फिर एक और चीज़ के अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जो ईरान के पास अभी भी आप जितना मर्जी कह लें कि हमने उनका डिफेंस सिस्टम नाकारा कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस रिपोर्ट में कहा गया कि उनके पास फ़ज़ाई सलाहियत और मिसाइल्स की सलाहियत अभी भी मौजूद है और वो भी ऑब्वियसली अमेरिका कोशिश करेगा कि उसको टारगेट कर सके। फिर एक और सोर्स का इसमें जिक्र किया है सिमोर हर्श ने, और वो ये कहते हैं कि जी ये एक मौका है जिसके ज़रिए ईरानी हुकूमत को एक बार हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। और यही वो चीज़ है जो हम आपको अपने वीडियोस में मुसलसल बता रहे हैं। और ये कारपेट बॉम्बिंग वो कहते हैं कि जी हरगिज़ नहीं होगी। जो कार्रवाई के अंदर जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जो कि ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा वफादार या लॉयल फोर्स हैं, लॉयल गार्ड्स हैं आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के, और जिनको बहुत अरसे से हम देख रहे हैं लॉयल्टी अपनी साबित करते हुए, वहाँ पे ये कहते हैं कि जनाब उनको जो है निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने ईरान के अंदर अगर कोई बगावत करता है तो बगावत को कुचलने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। सो जहाँ जहाँ रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनकी बेसेस हैं, उनको हम टारगेट करेंगे। ये भी अमेरिका के प्लान के अंदर शामिल है। अब रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के आगे भी एक चीज़ उन्होंने कही उन्हीं के हवाले से कि जनाब हमें मौका भी मिल जाएगा बाद में, टारगेट के बाद, हमले के बाद, कि वहाँ से भी शायद कोई बगावत जो है वो सर उठा ले। और एक और चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा यकीन के साथ ये कहा जाता है कि जनाब इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी और अमरीकी सदर ये समझते हैं कि अटैक्स के बाद पूरे ईरान के अंदर जो लोग बगावत करना चाहते थे और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की वजह से नहीं कर पा रहे थे, वो एटलीस्ट उठ जाएंगे दोबारा से और वो हमारा साथ देने लग जाएंगे। और हम इसको मज़ीद हवा देने के लिए जो पुलिस स्टेशंस हैं उन पे भी हम हमला करेंगे, जो हुकूमती इदारे हैं उनको भी टारगेट किया जा सकता है, और जो इज़राइल के मुखालिफ अहम लीडर्स हैं उनको हम टारगेट कर सकते हैं, उनको हम कत्ल कर सकते हैं। और ये इज़राइली लीडरान जो हैं वो उम्मीद रखते हैं कि हम इस हद तक हालात ख़राब कर देंगे, और ख़ास तौर से अमेरिका की मुदाखलत के बाद, अमेरिका की डायरेक्ट इंटरवेंशन के बाद, जब अमेरिका की तरफ से हमला किया जाएगा, कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ख़ुद मजबूर हो जाएंगे अपना मुल्क छोड़ के जाने के लिए। इसी रिपोर्ट में हवाला दिया गया है कि जनाब ये अगर हम रिजीम चेंज कर देते हैं और किसी और को लाना है तो फिर कौन हो सकता है। सो इसमें बाकायदा आपको ईरान की पॉपुलेशन देखते हुए बताया गया कि वहाँ पर जो 2/3 लोग हैं वो पर्शियन स्पीकिंग है, फ़ारसी बोलने वाले हैं। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा अक़लियती ग्रुप है वो अज़हरी कम्युनिटी का है, जिनके बारे में कहा जाता है कि गुज़श्ता कई डेकेड से वो अमरीकी इंटेलिजेंस CIA के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। फिर दीगर जो माइनॉरिटीज़ हैं उसमें अरब्स भी हैं, उसमें जूस भी हैं, बलोच हैं, कुर्द हैं, तो ये अक़लियतें मौजूद हैं। अब एक ख़्याल ये है कि शाह ऑफ ईरान के बेटे को वापस यहाँ ईरान के अंदर लाया जाएगा। वाशिंगटन में
वाइस प्रेसिडेंट ने एक बात की थी और उसका हवाला दे के इसमें कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह खामनाई के बाद हम किसी मॉडरेट रिलीजियस लीडर को जो है वो लेके आएंगे, लेकिन इजराइल जो है वो इससे इत्तफाक नहीं करता। इजराइल की ख्वाहिश है कि एक ऐसा पॉलिटिकल पपेट यहाँ पे आना चाहिए जो कि मुकम्मल तौर पे हमारे कंट्रोल में हो और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू उसको जैसे चाहें कंट्रोल कर सकें और वो उनका एक कठपुतली जो है वो वहाँ पर आ जाए। अच्छा, अब रिपोर्ट के मुताबिक जो आज़ेरी कम्युनिटी है वो बगावत कर सकती है हुकूमत के ख़िलाफ़, और अभी तो हम देख रहे हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की मौजूदगी में जो क्लेम भी इस रिपोर्ट में किया जा रहा है कि जी बगावत कोई नहीं कर पा रहा है, और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जब देखेंगे कि उन पे हमला हो गया तो वहाँ से भी कुछ लोगों की बगावत के चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। फिर अमरीकी और जो इजरायली हुकाम हैं वो ये समझ रहे हैं कि जो हमने सीरिया के अंदर किया है, बशारुल असद की हुकूमत का तख्ता उल्टा है, वही हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अंदर 2011 में लिबिया हुकूमत के साथ जो हुआ, कर्नल कद्दाफी का जो कत्ल हुआ, उसका भी जिक्र किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपना माजी अगर देखा जाए जो अमेरिका ने किया है, जहाँ जहाँ पे मशरिक़ वस्ता के अंदर रिजीम चेंज करवाई गई है, उसके नताइज हमारे सामने आज हैं और वही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ ये है कि अगर ऐसा होता है तो उसके बाद जो अमेरिका पे आलमी प्रेशर आएगा उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर से अगर हम रूस को देखें, जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका रद्द-ए-अमल जो है बहुत अहम होगा, क्योंकि पिछले कई अरसे से, इनफैक्ट 20 ईयर्स, 2 दहाइयों से हम बहुत अच्छे ताल्लुकात देख रहे हैं रूस के ईरान के साथ। अब ये जो प्लान है ये पेपर पे तो बड़ा अच्छा नज़र आता है, इस वीकेंड को हमला होगा, अपनी जो स्टॉक मार्केट है उसको बचा लिया जाएगा, मंडे को वो खुलेगी, ट्रेडिंग पे कोई इसके इफेक्ट्स नहीं आएंगे, दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग अ वीकेंड, हम पहले यहाँ इन बेसिस से आगाज़ करेंगे, हम ये बॉम्ब्स यूज़ करेंगे, हम आयतुल्लाह खामनाई को भगा देंगे, हम रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की बेसिस को अटैक करेंगे। ऑन पेपर इट ऑल साउंड्स रियली ब्रिलियंट, लेकिन क्या ये जो इंतशार है, और अभी ईरान ने जो साबित भी किया है रिटालिएशन के अंदर कि हमारे पास सलाहियत है, क्या ये इंतशार उसी नौयत का इंतशार है जो मिडल ईस्टर्न दीगर कंट्रीज़ में इन्होंने क्रिएट किया या कामयाब हुए थे? तो हरगिज़ नहीं। यहाँ की जो सूरत हाल है वो इराक़ से, शाम से, लिबिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। इस वक्त ईरान के अंदर ना ही कोई बहुत बड़ा आपको मुज़ाहमती ग्रुप नज़र आता है। इस वक्त ईरान के अंदर कोई बगावत नहीं चल रही है कि जनाब ऑलरेडी अवाम जो है वो उठ खड़ी हो और वहाँ पे बहुत बड़ा एक बगावती ग्रुप आ गया हो आयतुल्लाह खामनाई के ख़िलाफ़, या कोई ऐसा ग्रुप कह लीजिए कि जिससे वाकई में ईरानी हुकूमत को ख़तरा हो। इन अदर वर्ड्स, तो ऐसी कोई वहाँ पर सिचुएशन नहीं है। इनफैक्ट अगर वहाँ पे कोई अवाम के अंदर भी रिजेंटमेंट थी या अवाम के अंदर भी मुख्तलिफ आरा थी, तो आपने देखा, जैसा हम पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई के दौरान कहते हैं कि जनाब पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे अवाम के, लेकिन जब ये लड़ाई हुई तो तमाम पाकिस्तानीज़ जो हैं वो पाक फ़ौज के पीछे खड़े हुए, तमाम पाकिस्तानीज़ जो हैं वो आसिम मुनीर के पीछे खड़े हुए, फील्ड मार्शल के पीछे खड़े हुए और कहा कि जी हम भरपूर अंदाज में सपोर्ट करते हैं। सिमिलरली यहाँ की सूरत हाल कि अगर ईरान के अंदर आपको कहीं पे कोई मुखालफत, पॉलिटिकल डिफरेंसेस नज़र आते थे, वो भी आपको इस जंग के बाद, इजराइल की जारियत के बाद नज़र नहीं आते हैं। तमाम की तमाम अवाम जो है वो ईरान की हुकूमत के साथ और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के पीछे खड़े हुए हैं, एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हुए हैं। सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है, इसीलिए अमेरिका और इजराइल को इसको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर इराक़, शाम और लिबिया वाले हालात नहीं हैं। अच्छा जी, फिर एक और चीज़ कि ईरान में बगावत जो है वो पैदा करने के लिए एक ज़रूर कोशिश हो सकती है, और वो ये हो सकती है कि अमेरिका की बहुत ही बड़ी CIA की जो बेस है वो नेबरिंग कंट्री आज़रबाईजान में है, वहाँ से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अदरवाइज़ आप जो अक़लियती ग्रुप्स पे जाएं तो ना ही इस वक्त वो जो अज़ेरीज़ हैं, जो बलोच हैं, कुर्द हैं, या कोई और अरब या कोई और अक़लियती ग्रुप इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी भी किस्म की कोई बड़ी बगावत प्लान कर सकें। एक तो उनकी ऑब्वियसली तादाद बहुत कम है,
जब हम कह रहे हैं कि जी माइनॉरिटी है, अक़लियत है, लेकिन अक़लियत में भी बहुत ही कम तादाद है कि उनके लिए इतनी बड़ी लेवल की रुकावट पैदा करना ईरान के लिए पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई रुकावट जिससे अमेरिका को या इजराइल को फ़ायदा पहुंच सके। अब रही बात कि आप ईरान में तबाही क्या कर सकते हैं, तो हाँ, ये आप ज़रूर अमेरिका से तवक्को रखें और अमेरिका के भरपूर सलाहियत मौजूद है कि ईरान में वो मैक्सिमम तबाही फैला सकता है। केओस जो है, डिस्ट्रक्शन जो है, वो आपको हर तरफ ईरान में नज़र आ सकती है। अब ईरान की मुकम्मल तबाही के बाद क्या होगा, इस पे अभी कुछ कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर इस वक्त एक ग्राउंड, एक मैदान बिल्कुल तैयार है एक तीसरी आलमी जंग के लिए, और अगर इसको इस तरीके से ही छोड़ दिया गया तो बहुत जल्द आप कोई भी मुल्क इससे बचता हुआ, इससे राह फरार इख्तियार करता हुआ नहीं देखेंगे। एक बात बहुत वाज़ेह है, ईरान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हुसूल में अभी बहुत पीछे है, लेकिन अमेरिका या इज़राइल का असल मकसद ईरान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, उनकी न्यूक्लियर साइट्स को हमला बनाना नहीं है, उनको टारगेट करना नहीं है। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि जनाब आपने ईरान के अंदर तबाही लेकर आनी है, भरपूर अंदाज की तबाही लेकर आनी है, और उनकी हुकूमत को तब्दील करके अपना कोई पपेट जो है वहाँ पर इंस्टॉल करना है। सो ये हमारी जो एनालिसिस भी थे और जो हमने सिमोन हर्ष की रिपोर्ट है वो आज इस वीडियो में आपके सामने रखी। डू गिव अस योर फीडबैक ऑन दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।